Student, welcome to Bishop Academy online classes. Today I am going to discuss about the some case study of principles of management, in which I will discuss about the case study on the basis of Fayol's principle and some case study on the basis of Taylor's principle. In this video I have taken some important case study related to board examinations, in which first in your school you observe that books are kept in office, chalks in the library and office record in the staff room. Which principle of management is violated here and why? How will that affect the achievement of school objectives? As a manager, what steps will you take to rectify the shortcomings? ये आपके ऐसे इतने केस स्टडी आपके 3 पॉइंट्स है, 3 मार्क्स में आते हैं. आपको इसमें बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड करता है इसको और क्यों करता है. इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्योल कहते कि हर एक चीज एक ऑर्डर में रहना चाहिए. जो भी चीजें रखी जानी चाहिए जहां पे उसका प्लेस हो वहीं पे रखा जाना चाहिए. जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस, चॉक्स इन द लाइब्रेरी. चॉक का वर्क क्लास में है न कि लाइब्रेरी में, ठीक है. बुक्स का वर्क स्टाफ रूम में है. बुक्स कहाँ पे रखना चाहिए? लाइब्रेरी में होना चाहिए. तो बुक्स ऑफिस में है और चॉक लाइब्रेरी में है. तो ये क्या है? ऑर्डर में नहीं है. इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है. इसलिए ये जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को वायलेटेड करता है. क्यों? क्योंकि ये एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको नहीं रखा गया है. सेकंड कहता है हाउ विल दैट इफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ स्कूल ऑब्जेक्टिव, कि अगर ये सिचुएशन है किसी स्कूल में तो कैसे उसका जो स्कूल का ऑब्जेक्टिव होगा कैसे अचीव किया जाएगा. उसमें इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्डरनेस ऑब्जेक्टिव will not be achieved efficiently and effectively. जहाँ पे कोई ऑर्डर ही नहीं है, जहाँ पे कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर में कोई चीज़ रखी नहीं जा रही है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव करना इफिशिएंटली बहुत ही क्या होगा? डिफिकल्ट होगा. नेक्स्ट है एज ए मैनेजर व्हाट स्टेप विल यू टेक टू रेक्टिफाई द शॉर्टकमिंग्स. और इस तरह की गलतियों को रेक्टिफाई कैसे करेगा, कैसे उसको इम्प्रूव करेगा स्कूल के मैनेजर. तो द थिंग शुड बी प्लेस्ड एट ए appropriate places to achieve maximum efficiency with given time framework. तो वो क्या करेगा? जो डिसीजन क्या लेगा इस बेसिस पे कि सबसे पहले तो वो क्या करेगा कि जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें जहां पे रखनी चाहिए, जिस ऑर्डर में होनी चाहिए, पहले उस ऑर्डर में अरेंज करेगा जिससे कि इफिशिएंटली कोई वर्क कर सके. जैसा कि यहाँ पे कहा गया था कि बुक्स केप्ट इन द ऑफिस, तो बुक्स कहाँ पे होना चाहिए? बुक्स केप्ट इन लाइब्रेरी होना चाहिए. तो ये एक इंप्रूवमेंट करेगा. चॉक्स इन द लाइब्रेरी है तो चॉक्स इन द क्लास होना चाहिए जिससे कि इफिशिएंटली टीचर्स वर्क कर सके, टीचर्स बच्चों को पढ़ा सके. नेक्स्ट केस स्टडी है वो आपके भी 3 मार्क्स के आते हैं. द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी आस्क्ड द फोरमैन टू अचीव ए टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 200 स्कूटर्स पर डे बट ही डिड नॉट गिव हिम the authority of requisition tools and materials from stores department. Can the production manager blame the foreman if he is not able to achieve the desired target? Explain briefly principle relating to the situation. कहता है कि एक प्रोडक्शन मैनेजर, एक ऑटोमोबाइल कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर फोरमैन से ये पूछता है कि अचीव, तुमको ये कहता है कि आपको 200 स्कूटर पर डे आपको प्रोड्यूस करना है, लेकिन इस प्रोडक्शन के लिए वो किसी प्रकार के टूल्स के रिक्विजिशन का अथॉरिटी उसे नहीं देता है कि उसे अगर किसी टूल्स की ज़रूरत हो, किसी मटेरियल की ज़रूरत हो तो वो स्टोर डिपार्टमेंट से तुरंत ले ले. इस तरह का फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं करता है. और कैन द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम द फोरमैन इफ ही इज नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट. अगर वो पर डे 200 स्कूटर्स अगर नहीं प्रोड्यूस कर पाता है
तो क्या प्रोडक्शन मैनेजर उसके ऊपर फोरमैन के ऊपर ब्लेम कर सकता है? इस पे आपको डिसीजन लेना है। तो इसमें क्या है, वो ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हम इससे पहले पढ़े हैं कि जैसे अगर हम किसी को अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं तो अथॉरिटी के साथ साथ उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। सो नो, द प्रोडक्शन मैनेजर कैन नॉट ब्लेम द फोरमैन बिकॉज ही डिड नॉट गिव हिम द अथॉरिटी टू रिक्विजिशन टूल्स and materials from the stores department. Since he has no authority, he could not fulfill his responsibility. ओके, तो ये चीजें जब वो नहीं कहा है स्टोर्स डिपार्टमेंट के लेने के लिए, उसको अथॉरिटी नहीं दी थी, तो वो अपने उस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और मैनेजर उससे किसी प्रकार का ब्लेम नहीं कर सकता है। इन दिस केस द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज वायलेटेड। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इसमें वायलेटेड किया गया है, उसको उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया है। फ्योल सजेस्टेड दैट देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फ्योल ने यह सजेस्ट किया था कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है एक हाथ से दूसरे के हाथ में जाना चाहिए। मतलब कि जहां पे अगर प्रोडक्शन मैनेजर है, फोरमैन को जैसे अगर उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है अगर, तो उसको कुछ अथॉरिटी भी देना चाहिए। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं होगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी उसको हैंडओवर करना चाहिए। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एडिक्वेट अथॉरिटी विल मेक द सबऑर्डिनेट इनइफेक्टिव। और बिना अथॉरिटी के कोई भी जो सबऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, इनइफेक्टिव वर्क करेंगे, इफेक्टिवली वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक थर्ड केस स्टडी है। सोनिया लिमिटेड वाज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स। लेटली इट्स बिजनेस वाज expanding due to increased demand for cars. The competition was also increasing in order to keep its market share intact. The company directed its workforce to work overtime, but this resulted in many problems. Due to increased pressures of work, the efficiency of workers declined. Sometimes the subordinate had to work for more than one superiors. The workers were becoming indisciplined. The spirit of teamwork which had characterized the company previously had begun to wane. Identify any three principles of management as given by Henry Fayol which were begin violated, quoting the lines from the above case. देखिए इस तरह का केस स्टडी है, इतना बड़ा है और आपको ये 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड में। इसमें कह रहा है कि सोनिया लिमिटेड कुछ ऑटो कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता है और लेटली उसको एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को। डिमांड फॉर कार्स, कार के काफ़ी डिमांड हो गई थी, तो इसके कारण अपने उसको बिजनेस को इंक्रीज करना है। बिकॉज ऑफ द कंपटीशन वाज आल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा था। और द कंपनी डायरेक्टेड इन ऑर्डर टू कीप द मार्केट शेयर इंटैक्ट, और मार्केट शेयर में जैसा इंटैक्ट होना चाहिए, इंट्रैक्शन है जैसा कंपनी के प्रति, द कंपनी डायरेक्टेड द वर्कफोर्स टू वर्क ओवर टाइम। तो एक्सपेंड करना चाहती थी, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहती थी और वो वर्क फोर्स पर प्रेशर डाल करके उनको ओवरटाइम कराना चाहती थी। बट दिस रिजल्टेड इन मेनी प्रॉब्लम्स। जब वो वर्क फोर्स पर आप क्या करते हैं, ओवरटाइम करने का प्रेशर डालते हैं, ओवरटाइम करने का प्रेशर डालते हैं, तो क्या होता है कि आप जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स है, वो ढेरों सारे उनके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है। So student, in this case study you have to identify any 3 principle of management which is given by Henry Fayol
which were begins violated quoting the lines from the above case. फर्स्ट, सबसे पहली बात यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड की बात करेंगे तो यूनिटी ऑफ कमांड में मैंने क्या बताया था कि जो कंट्रोलिंग जिसके हाथ में हो वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, एक ही पर्सन के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स द सबऑर्डिनेट हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर्स, क्योंकि एक समय में एक सबऑर्डिनेट को अपने एक ही ऑफिसर से उसको इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर मिलना चाहिए, एक ही समय में एक से अधिक लोगों से उसको ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन नहीं रिसीव होना चाहिए। इससे वो कंफ्यूज हो जाता है सबऑर्डिनेट कि उसे वर्क क्या करना है या किसका पहले वर्क करे, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेटेड किया गया है इसमें। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। यहाँ पे डिसिप्लिन में यहाँ पे लिखा गया है कि द वर्कर्स वेयर बिकमिंग इनडिसिप्लिन। जब वर्कर्स जो इनडिसिप्लिन हो गए हैं, इसका मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन को भी वायलेटेड किया गया है। डिसिप्लिन का जो प्रिंसिपल फ्योल ने दिया था उसका भी वायलेशन हुआ है। द वर्कर्स वेयर बिकमिंग इनडिसिप्लिन। अब इनडिसिप्लिन होंगे जब उनके ऊपर प्रेशर रहेगा वर्क का तो वो वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्पीड डी कॉर्प्स। स्पीड डी कॉर्प्स का मतलब मैंने बताया था फ्योल्स प्रिंसिपल में, कोई टीम वर्क होना चाहिए। कोई भी वर्क अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसको फर्म के सारे एम्प्लॉयज और वर्कर मिलके उसको एक टीम के रूप में, एक टीम इंस्पायरेशन के रूप में काम करना चाहिए। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क which had characterized the company previously the began to vanish। ठीक है, इसमें उसने क्या किया है, टीम वर्क को उन्होंने अप्रिशिएट करने की कोशिश नहीं किया है, बल्कि उनको क्या किया है, प्रेशराइज किया गया है। अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो हम ज़्यादा वर्क फोर्स को लगा सकते हैं, ज़्यादा मैन फोर्स को लगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ हर्ष लिमिटेड instructs a salesman to go slow in selling the products, where the marketing manager is insisting on fast selling to achieve the target, which principle of management is being violated in this case। ये एक नंबर में आता है ये क्वेश्चन। कह रहे कि हर्ष लिमिटेड का प्रोडक्शन मैनेजर अपने सेल्समैन को इंस्ट्रक्शन देता है कि काफ़ी उसको जो सेलिंग है वो काफ़ी स्लो जा रहा है। इसके लिए वेयर द मार्केटिंग मैनेजर इज इंसिस्टिंग ऑन फास्ट सेलिंग टू अचीव द टारगेट, जबकि वो ज़्यादा फास्ट सेलिंग करने के लिए कहता है। तो इसमें क्या है कि विच प्रिंसिपल इज मैनेजमेंट बीइंग वायलेटेड इन दिस केस। इस केस में कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड, किस प्रिंसिपल का अगेंस्ट वर्क हो रहा है, उसमें मैंने अभी बताया था यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड इन दिस केस बिकॉज ऑफ ए सबऑर्डिनेट रिसीव इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन ऑफिसर। जब मोर देन वन ऑफिसर से वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर रिसीव करता है, इसलिए वो कंफ्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कनिका एंड प्रियंका आर टाइपिस्ट इन अ कंपनी हैविंग सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कनिका इज गेटिंग ₹16,000 per month and Priyanka ₹10,000 per month as salary for the same working hours. Which principle of management is violated in this case? तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वायलेटेड किया गया क्योंकि एक ही पोस्ट पर वर्क करने वाले इंप्लॉय को सेम सैलरी होना चाहिए, सेम सैलरी दिया जाना चाहिए, इसलिए यहां पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायलेशन हुआ है। नेक्स्ट है ऋषभ, ए मैनेजर वेरी ऑफन स्पीक टू पीपल at all levels, passing on instruction regarding his department and also the other departments. Which principle of management is being overlooked? इसमें कहता है कि ऋषभ एक मैनेजर है जो अक्सर लोगों को क्या कहता है, ऑल लेवल के लोगों को बोलता रहता है, कहता रहता है, पासिंग ऑन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग हिज डिपार्टमेंट एंड आल्सो अदर डिपार्टमेंट्स। वो हमेशा अदर डिपार्टमेंट से कुछ न कुछ बातें करता रहता है, इंस्ट्रक्शन और चीफ पास करता रहता है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग ओवरलुक्ड? किस तरह का प्रिंसिपल इसमें ओवरलुक्ड है, कैसा प्रिंसिपल इसमें दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है? तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, तो मैंने स्केलर चेन में बताया था, गैंग प्लैंक का सिस्टम भी बताया था उसमें
कि इस कलर चेन के थ्रू क्या करते हैं, एक सिस्टम होता है, एक टॉप, जैसे मैंने फैक्ट्री मैनेजर का कॉन्सेप्ट लेके बताया था कि उसके 2 लैडर होते हैं, एक लैडर में और एक लैडर ABCD और दूसरा FGHIJ, इस तरह का एक लैडर मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि एक डिपार्टमेंट का कोई वर्कर्स है तो वो सेम डिपार्टमेंट के ही उस दूसरे लैडर के से वो क्या कर सकता है, कंसर्न कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे देख रहे हैं कि ऋषभ ए मैनेजर वेरी ऑफन स्पीक टू पीपल एट ऑल लेवल्स, तो इस तरह से वो एक टॉप पे बैठा हुआ व्यक्ति सभी से क्या करता है, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर क्या करता है, पास करता रहता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द मैनेजर एंड वर्कर्स हैव इंटर्ड इनटू ए एग्रीमेंट that workers will do overtime to cover up losses of the company. In return, the manager will increase the wages, but management later refused to increase the wages. Name the principle of violated in this situation. कहता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में इस तरह का एक एग्रीमेंट हुआ कि सभी वर्कर्स जो है ओवर टाइम वर्क करेंगे और जब कंपनी का लॉसेस कवर हो जाएगा तो बाद में मैनेजर क्या करेगा, उनकी सैलरी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि मैनेजमेंट ने उसकी सैलरी को इंक्रीज करने से क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। तो इसमें कहता है कौन सा प्रिंसिपल इसमें वायलेशन हो रहा है, किस प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का वायलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट ने उस जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को उसने फॉलो नहीं किया। इसका मतलब ये प्रोसीजर को फॉलो न करना इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज में गिना जाएगा। नेक्स्ट है, इन सिमरन लिमिटेड एन एम्प्लॉय हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग हिज सैलरी बट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइज आउटपुट एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। देयर वाज सम डिस्प्यूट ऑन दिस फॉर ए व्हाइल। इवेंचुअली the organization's interest was given priority over employees' interest. Name the principle related to this situation. कौन सा प्रिंसिपल इस सिचुएशन में रिलेट करता है? तो कह रहा है कि सिमिलरली एम्प्लॉय हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग हिज सैलरी। तो जो एम्प्लॉय है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपनी सैलरी को मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है। बट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज आउटपुट एट कॉम्पिटिटिव कास्ट। और जो कॉम्पिटिटिव कास्ट पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहता है कि उसका आउटपुट जो प्रोडक्शन है वो क्या हो, इंक्रीज करे। देयर वाज सम डिस्प्यूट ऑन दिस फॉर ए व्हाइल। कहते अब इस तरह के एम्प्लॉयज का अलग ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, और दूसरे का क्या हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका अलग ऑब्जेक्टिव है। तो दोनों में ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है, यानी कि दोनों का ऑब्जेक्टिव जब तक एक सेम वे में नहीं होगा तब तक वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जब इस तरह का कंट्राडिक्शन आता है एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट में, वर्कर्स और मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होता है, डिस्प्यूट का कारण बन जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में वायलेशन हो रहा है। क्योंकि मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वर्कर्स का कोई पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना होकर के जो भी इंटरेस्ट होना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की तरफ उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, उनका मोटिव ऑब्जेक्टिव की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में आपके केस स्टडी आते हैं जिसमें इतने लंबे आपको पढ़ना है और इसको समझ करके विद इन अ टाइम आपको विद इन 10 मिनट्स आपको इसका सॉल्यूशन भी देना है। इसलिए आप केस स्टडी को पहले सीरियसली समझिए कि उसमें क्या कहा गया है, और वो तभी समझेंगे जब आप सारे प्रिंसिपल पर आपका कमांड हो। नेक्स्ट है, राधिका ओपन्स ए ज्वेलरी शोरूम इन जयपुर आफ्टर कंप्लीटिंग ए कोर्स इन ज्वेलरी डिजाइनिंग। शी हैज एम्प्लॉयड 11 persons in her showroom.
For greater productivity, she divides the work into small tasks and each employee is trained to perform his or her specialized job. The salespersons are allowed to close a deal with a buyer with giving a maximum of 10% discount. Where the decision to give any further discount rests with Radhika as the final authority. In the earlier days of starting of the business, 5 of her employees were asked to put in extra hours of work. In return, she had promised to give them a special incentive within a year. Therefore, after 6 months, when the business was doing well, she awarded a cash bonus to each of these employees to honor her commitment. However, when it comes to setting the conflicts among her employees, she tends to be more based towards her female employees. In context of the above case, identify and explain the various principles of management that are being applied by Radhika by quoting lines from the paragraph. जो भी पैराग्राफ में कोटिंग लाइन है कि राधिका एक शोरूम ओपन करती है जिसमें वो ज्वेलरी का डिजाइनिंग का वर्क करती है। पहले उसने 11 पर्सन को अपने शोरूम में रखा, लेकिन काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण सी डिवाइड्स वर्क इन स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेंड टू परफॉर्म हिज हर स्पेशलाइज जॉब। जो वो अलग अलग टास्क में अपने जो जिस ज्वेलरी का प्रोडक्शन करना चाहती थी, अलग अलग टास्क में उसने कि ये पॉलिशिंग का वर्क करेगा और ये डिजाइनिंग का वर्क करेगा। इस तरह के ढेरों सारे वर्क में उसने डिवाइड कर दिया और बाद में लगभग जो बायर्स थे, एक क्लोज डील बायर के साथ हुआ जिसमें उनको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया। और बाद में जो कंपनी है उसमें कुछ ऐसे वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज थे जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा आवर्स वर्क में अपना दिया है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि विद इन ए ईयर, एक साल में ही आपको, साल के अंत में आपको एक होलसेल अमाउंट आपको इंसेंटिव के रूप में प्रोवाइड करेंगे। और उन्होंने किया भी। आफ्टर 6 मंथ उन्होंने किया। बिजनेस वाज डूइंग वेल, जब अच्छे से चल रहा था तो उसने सी अवार्डेड एक कैश बोनस। उसी इंसेंटिव को उसने कैश बोनस के रूप में सारे एम्प्लॉयज को उनके सम्मान के रूप में दे दिया। अब इसी चीज़ में आपको कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट इसमें किया गया है, इसी चीज़ को बताना है। तो राधिका ने इसमें क्या, दूसरा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग वायलेटेड बाय राधिका by quoting lines from the paragraph. State any one effect of the violation of the principle of management by Radhika. Identify in a part B of the question. तो इस तरह से इसमें सबसे पहले अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। सबको एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया, वो भी चीज है। दूसरी चीज कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को भी फॉलो किया गया है। टीम वर्क को भी इसमें प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि इसमें स्कीप दी कॉस्ट। सबसे पहली चीज, द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट आर बीइंग अप्लाइड बाय राधिका आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे कि पहले कौन सा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क में मैंने अभी बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क में आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग टास्क में। जैसे राधिका ने अपना अलग अलग टास्क में सारे एम्प्लॉयज को वर्क बांट दिया था, वर्क का डिवीजन कर दिया था। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी सी डिवाइड्स वर्क इनटू ए स्मॉल टास्क इन ईच एम्प्लॉय परफॉर्म हिज हर स्पेशलाइज्ड जॉब। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का भी इसमें प्रिंसिपल है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिवीजन ऑफ वर्क टू ईच एम्प्लॉय। ईच एम्प्लॉय को उसने वर्क क्या कर दिया,
डिवाइड कर दिया, हर एक एम्प्लॉयज को अलग अलग टास्क प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट है द सेल्स पर्सन्स आर अलाउड टू क्लोज ए डील विद बायर बाय गिविंग मैक्सिमम ऑफ 10% डिस्काउंट, वेयर एज द डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। मतलब अगर हम किसी सेल्समैन को, सेल्स पर्सन को अगर हम उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है सेल करने के लिए, तो उसको ये अथॉरिटी भी दी है कि अगर सेल्स उसको 10% डिस्काउंट देने से, मार्केट में अगर उसका सेल बढ़ता है तो 10% डिस्काउंट देने का अथॉरिटी उस सेल्स पर्सन को दे दिया गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को भी फॉलो किया गया है। देयरफॉर आफ्टर 6 months व्हेन द बिजनेस वाज डूइंग वेल, अच्छे से चल रहा था, शी अवार्डेड टू ईच बोनस टू ईच ऑफ दीज एम्प्लॉय टू ऑनर हर कमिटमेंट। तो इन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को भी फॉलो किया। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग वायलेटेड बाय राधिका इज इक्विटी। तो उसने जो सबको समान इक्विटी, इक्वल बोनस प्रोवाइड किया, इससे ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी फॉलो किया था। हाउएवर व्हेन इट कम्स सेटिंग to conflict among her employees, she tends to be more biased towards her female employees. तो इसमें सबसे पहली बात है, one effect of the violation of the principle of equity is that may lead to job dissatisfaction among the male workers. तो इसमें क्या है, किसी फीमेल वर्कर को इसने वर्क दिया है, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब फीमेल वर्कर रहेंगे तो मेल वर्कर्स को क्या होती है, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि फीमेल को ज़्यादा आप प्रीफरेंस देते हैं। जब फीमेल को ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे तो मेल को क्या करेंगे, आप डिससेटिस्फाई रहेंगे। नेक्स्ट है नीरज इज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ए IT कंपनी, इन एन IT कंपनी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज ज्वाइनिंग। मेहुल, हिज प्रोजेक्ट मैनेजर, टेल्स नीरज that during the course of his work he will come across many such opportunities which may tempt him to misuse his powers for individuals or families benefit at the cost of larger general interest of the company. In such situation he should rather exhibit exemplary behavior as it will raise his stature in the eyes of the company. Also for interacting with anyone in the company on official matters, he should adopt the formal chain of authority and communication. In context of the above case, identify and explain the various principles of management that Mehul is advising Neeraj to follow while doing his job. List any 2 values that Mehul wants to communicate to Neeraj. इस तरह की चीजें हैं। इसमें सबसे बड़ी बात कि जो मेहुल ने न्यू जॉब जो ज्वाइनिंग किया था उसमें ढेरों सारे प्रिंसिपल, उसमें जो उसका जो वर्क जो उन्होंने किया है उस कंपनी में, अच्छे चाहे बुरे, वो ढेरों सारे प्रिंसिपल को, किसी प्रिंसिपल को वायलेट करता है, किसी प्रिंसिपल को डिसवायलेट करता है। उसमें वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट मेहुल इज एडवाइजिंग नीरज टू फॉलो व्हाइल डूइंग हिज जॉब्स आर एज फॉलो। सबसे पहला सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबसे पहले उन्होंने क्या एडवाइस किया कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबसे पहले हमको जनरल इंटरेस्ट में क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट स्केलर चेन, वो अपना सजेशन रिक्वेस्ट अगर देना चाहें तो उसके लिए भी उसने स्केलर चेन का प्रिंसिपल बताया था। नेक्स्ट द 2 वैल्यूज दैट मेहुल वांट्स टू कम्युनिकेट टू नीरज, नीरज को कम्युनिकेट करना चाहता है, वो है ऑनेस्टी और दूसरा सेल्फ रेस्ट्रेंट। सेल्फ रेस्ट्रेंट मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, या तो आत्मसम्मान और ईमानदारी के लिए वो नीरज को क्या करता था, कम्युनिकेट करना चाहता था कि वो बेहद ईमानदारी के साथ वर्क कर रहा है। इस तरह की चीज़ें
इसमें है। नेक्स्ट, Davinder is a class 12th commerce student in a reputed school in Punjab. Satinder in his elder brother who is doing his masters in hospital administration from Delhi after completing his BSc course during vacations. When Satinder comes home, Davinder shows him the business study project that he is preparing on the topic principle of management. Satinder tells him that these principles are also a part of MBA course curriculum at the beginners level as they from the core of management in practice, but he finds these principles different from those of pure science. In context of the above case, outline the concept of principle of management. Why does Satinder find the principle of management different from those of pure science? Why do the principles of management from the core of management in practice? Explain by giving any 2 points highlighting the importance of principle of management. तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ कि कौन सा आउटलाइन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो भी इसमें जो दिया गया है इसमें कौन सा आउटलाइन है। सबसे पहला चीज़ कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व ए बोर्ड एज ए बोर्ड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। चूंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है कि वो एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन है। मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डिफिनेशन में कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ए ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो एक गाइडलाइंस होते हैं कि किस मैनेजमेंट को कैसा वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है सतिंदर फाइंड्स द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज प्योर साइंस। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अब सेकंड की बात करेंगे, कैसे वो पाता है। तो वो जो सतिंदर है वो बीएससी का कोर्स करके वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया है दिल्ली से, ठीक है। तो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में हॉस्पिटल का कोर्स किया है और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो वो साइंस से रिलेटेड वर्क किया है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक प्योर साइंस से क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि साइंस प्योर प्रैक्टिकल पे बेस होता है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्योर बिहेवियर के बेस पे होता है। ये बिहेवियरल होता है और वो प्रैक्टिकल होता है। ये भी प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब हम प्रिंसिपल को वेरीफाई करते हैं। जबकि साइंस में हम प्रैक्टिकल ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम कोई प्रिंसिपल बनाते हैं। तो प्योर साइंस और बिहेवियर दोनों में क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट चीज है व्हाई डू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द कोर ऑफ मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन डिस्क्राइब बिलो वो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजमेंट के अंदर बात में रियलिटी बता, रियल में क्या उसे करना चाहिए उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, वो ये प्रोवाइड करता है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे और कैसे हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है थैंक यू, हैव अ नाइस डे।